निर्मला जी अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो जाती हैं और कड़े शब्दों में कहती हैं, सुरभि को वापस आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं और वो मां बनने वाली है। निर्मला जी की बात सुनकर सबके चेहरे की हंसी अचानक से बुझ गई। सबके चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी के भाव थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि निर्मला जी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिलेगी। इससे पहले कि विष्णु कुछ कहता, नैना अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? आप सुरभि के बारे में ऐसे कैसे? नैना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही निर्मला जी बोल पड़ती हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हो सारे ही समझदार हो। खुद से सवाल करो कि सुरभि को यहाँ आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए होंगे, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ आने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसमें मैं गलत क्या कह रही हूँ? अब तक सुरभि की आंखों से आंसुओं की एक लंबी धार बह निकली थी। वो अपना रोना कंट्रोल किए हुए बैठी थी, लेकिन अब अपने दर्द को समेट पाना उसके बस में नहीं था। वो जल्दी से उठती है और दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। विष्णु निर्मला जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या था माँ? आपने सुरभि के सामने ऐसी बातें क्यों की? आप तो सब कुछ जानती हैं ना, उसके साथ क्या हुआ? निर्मला जी कहती हैं, तो मैंने कब कहा कि इन सब में सुरभि की गलती है? मैं मानती हूँ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन बेटा मैं जो कह रही हूँ उसे एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सुरभि को अपनी असली पहचान के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो तो उस आदमी को ही अपना पति मानती थी। वो 3 सालों तक एक पराये आदमी की बीवी बनकर रही है। तुझे लगता है कि वो इंसान इतना शरीफ रहा होगा कि उसने सुरभि की याददाश्त जाने का फायदा नहीं उठाया होगा? और यह सिर्फ 3 दिनों की बात नहीं है विष्णु, 3 सालों की बात है। 3 साल बहुत होते हैं विष्णु। निर्मला जी की बात सुनकर विष्णु खामोश था, जैसे कहने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। तभी दादी कहती हैं, निर्मला, हमें ये सब बातें सोचकर इतनी बड़ी खुशी को मातम में नहीं बदलना चाहिए। कम से कम इतने दिनों में मैं सुरभि को इतना तो जानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो सुरभि खुद हमें आकर सारा सच बताती। अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि ये बच्चा विष्णु का नहीं, तो सुरभि हमें कभी अंधेरे में नहीं रखती। निर्मला जी कहती हैं, माँ आप सही कह रही हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि सुरभि की याददाश्त अभी भी उतनी अच्छी ना हो पाई हो। उसे याद ही ना हो कि उसका उस डॉक्टर के साथ कैसा रिश्ता था। बस माँ, बस, बस अब और कुछ नहीं सुन सकता मैं। इतना कह विष्णु तेज कदमों से घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। नैना मुंह बनाते हुए कहती है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था माँ। निर्मला जी नाराज होते हुए कहती हैं, मुझे माफ़ करो बेटा, लेकिन मैं सब कुछ देखकर अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में किसी और के पापों का बोझ ढोए। उस डॉक्टर ने सुरभि का फ़ायदा उठाया, तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को क्यों मिले? एक तो वैसे भी मेरे बेटे की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आईं। पहले वो आकृति ने मेरे बेटे की और हम सब की ज़िंदगी तबाह की। 7 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं, लेकिन न जाने कैसी किस्मत है उसकी कि वो खुशियाँ भी भगवान ने छीन लीं। इतना कर निर्मला जी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। सुरभि अपने कमरे में बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी। उसकी आँख से मोटे-मोटे आँसू बह रहे हैं। वो अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है, माँ मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और डेविड राय ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। उसे कहना चाहिए था कि भले ही मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं, लेकिन वो तो मुंबई काफ़ी पहले ही पहुँच चुका था। उस वक्त जब अनीसा ने मुझे और उसे धोखे से एक कमरे में बंद कर दिया था, तब डेविड राय ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। और शायद वही वक्त था जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं माँ के सामने ये सब बातें नहीं कह पाई, लेकिन डेविड राय मेरी तरफ से उन्हें सफाई दे सकता था। आने दो, उसे अच्छे से खबर लूँगी। सुरभि जैसे अपना सारा गुस्सा विष्णु पर उतारने के लिए खुद को मजबूत कर रही थी। दूसरी तरफ रीना उदास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए खुद से ही कहती है, इतना बड़ा घर लेकिन एक इंसान भी नहीं जिससे मैं बातें कर सकूं। लोग कहते हैं अगर पति साथ हो तो दुनिया में किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन मेरे साथ तो मेरा पति भी नहीं है। वो मेरी गलतियों की ऐसी सज़ा देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इतना रूड कैसे हो सकता है वो मेरे साथ? मैं भी यही सोचता था कि आखिर कोई लड़की मेरे साथ इतना रूड कैसे हो सकती है। कैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी मैं उसे अपने प्यार पर यकीन नहीं दिला सका। हर्ष की आवाज़ सुनकर रीना हैरानी से पीछे पलटती है। हर्ष ठीक उसके पीछे खड़ा था। रीना भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखती है।
हर्ष रीना के करीब आकर कहता है, खैर छोड़ो, बस ये कहने आया था कि मैं बीआर हाउस जा रहा हूँ। तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे लेट हो जाएगा आने में। इतना कह हर्ष वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। मैं भी चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ बीआर हाउस। रीना की बात सुनकर हर्ष अपने कदमों को रोक लेता है और पलटकर रीना की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों जाना है? रीना मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, मुझे सुरभि से मिलना है। जब से वो वापस आई है मैं उससे मिलना चाह रही हूँ, लेकिन मिल नहीं पाई। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। रीना के भोले चेहरे को देख हर्ष का दिल पिघलने को था, लेकिन खुद को मजबूत करते हुए हर्ष कहता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा तो तुम्हें सुरभि भाभी की सारी खबर दे दूंगा। इतना कह हर्ष वहाँ से आगे बढ़ जाता है। रीना अपने आंसू पोंछते हुए दुखी होकर वहीं रखे सोफे पर बैठ जाती है। वो खामोश थी। उसे हर हाल में हर्ष की बेरुखी सहनी ही थी, क्योंकि रीना की बेरुखी हर्ष ने 3 सालों तक सही थी। रीना बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी और बार बार वो उसकी आंखों के नीचे उतर आते थे। ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ। ये आवाज़ सुनते ही रीना अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो हर्ष चुपचाप खड़ा था। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की नज़रों में उलझे रहते हैं। फिर हर्ष अपनी निगाहें दूसरी तरफ करते हुए कहता है, अगर चलना है तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। हर्ष की बात सुनकर रीना के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे हर्ष बड़े प्यार से निहारने लगता है। रीना के मुलायम गुलाबी होंठ आज पहली बार खिले हुए थे, वरना तो हर्ष अपनी बातों और अपने रूड बिहेवियर से उसकी आंखों में आंसू ही देता है। रीना हर्ष की तरफ देखकर कहती है, मैं बस अभी आई। इतना कहकर रीना भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हर्ष उसे देखता रह जाता है। उसका मन उससे सवाल करने लगता है, कब तक हर्ष, कब तक? तेरा प्यार है वो, तेरे साथ होकर भी तुझसे दूर है। आखिर क्यों खड़ी कर रहा है तू ये दीवार? क्यों उसे ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब तू उससे प्यार नहीं करता, कि अब तुझे उसकी परवाह नहीं, जबकि तेरा दिल अच्छे से ये बात जानता है कि तुझे उसके आंसुओं से, उसके दर्द से कितना फ़र्क पड़ता है। माना कि उसने तेरे प्यार को रिजेक्ट किया, उसने तुझे ठुकराया, उसने तेरे साथ रूड बिहेव किया, तो क्या हुआ? प्यार में बदला लेना तो ज़रूरी नहीं। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो उसने तेरे साथ किया तू भी उसके साथ वही करे। दूसरी तरफ विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ है। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला हुआ है, लेकिन ना तो उसकी नज़रें और ना ही उसका दिमाग उस लैपटॉप पर थे। वो कहीं खोया हुआ था। बार बार उसके दिमाग में निर्मला जी की बातें गूंज रही थीं। वो चिढ़ते हुए लैपटॉप को बंद कर देता है और आंखें बंद करके चेयर में अपना सिर टिका लेता है। वो खुद से ही सवाल करने लगता है, मैं क्यों माँ की कही हुई बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जैसा माँ कह रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर क्यों सोच रहा हूँ ये सब फालतू की बातें? और सुरभि, वो कितनी परेशान हो रही होगी माँ की बातों से। इन सब के बाद मैं एक बार उससे मिला तक नहीं। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर। ऐसे वक्त में जब मुझे उसके साथ खड़े रहना चाहिए तो मैं भागकर यहाँ आ गया। नहीं, मुझे सुरभि के पास जाना होगा। मुझे उसका साथ देना होगा। उसे समझाना होगा कि मैं उसके साथ हूँ, और माँ को भी समझा लूँगा। आई होप वो समझेगी मेरी बात। विष्णु जल्दी से उठता और तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल जाता है। इधर सुरभि अपने बिस्तर में खामोश बैठी हुई थी। न जाने क्यों वह अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, या शायद वो डर रही थी इस घर के लोगों का सामना करने से। तभी सुरभि को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। सुरभि अपना सिर घुमाकर अपनी बगल में देखती है, जहाँ रीना बैठी हुई थी। रीना को देखते ही सुरभि उसके गले से लग जाती है और खुश होते हुए कहती है, रीना, तू यहाँ अचानक? कैसी है तू? और मनन और संध्या आंटी, ये लोग कैसे हैं? मनन ने शादी कर ली क्या? और उसकी छोड़, तू ये बता कि तेरे और हर्ष के बीच में ये लव सब कब स्टार्ट हुआ? और हर्ष के साथ शादी करने के लिए तूने मनन और संध्या आंटी को कैसे मनाया? मुझे पता है वो दोनों इतनी आसानी से माने नहीं होंगे। सुरभि ने रीना के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। रीना मुस्कुराते हुए कहती है, इतने सारे सवाल इकट्ठे पूछेगी तो कैसे जवाब दे पाऊंगी? सांस तो ले ले। मैं तुझसे बातें करने ही आई हूँ। आराम से बातें करते हैं, कोई जल्दी नहीं। सुरभि एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ तो बता जो मैंने कुछ पूछा। रीना कहती है, मैं भी ठीक हूँ, मनन भाई और माँ भी ठीक हैं। मनन भाई ने अभी तक शादी नहीं की है। हाँ, वो आजकल लड़की देख रहे हैं माँ के कहने पर।
और मेरी और हर्ष की लव स्टोरी बहुत बड़ी और बोरिंग भी है, तो वो मैं तुझे बाद में कभी सुनाऊंगी। अभी तू ये बता कि तू कैसी है। सुरभि का खुशनुमा चेहरा थोड़ा मुरझा जाता है। वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं तो ठीक हूँ यार, बस यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी कितनी अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना, मेरी और विष्णु की शादी कुछ ऐसे हुई थी कि हम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। ये नफरत का प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। फिर हालातों ने हमें 3 साल के लिए अलग कर दिया, और अब जब 3 साल बाद हम मिले हैं तो फिर से हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि जैसे कायनात चाहती ही नहीं कि हम साथ रहें। सुरभि की बातें सुनकर रीना असमंजस के भाव लिए उसे देखती है। सुरभि की आंखों में आंसू देख रीना परेशान होते हुए कहती है, अब क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, ऐसी बातें क्यों कर रही है। सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बस यूं ही, दिल में कहीं एक डर सा लग रहा है, कहीं फिर से सब कुछ खो ना दूं। रात का वक्त विष्णु की कार बीआर हाउस के बाहर रुकती है। तेजा अपनी तरफ से उतरकर विष्णु की तरफ का गेट खोलता है। विष्णु अपने ब्लेजर की बटन खोलते हुए बाहर निकलता है। अपने कदम तेजी के साथ बढ़ाते हुए घर के अंदर की तरफ चला जाता है। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए विष्णु ने अब तक अपना ब्लेजर उतारकर अपने हाथ में ले लिया था। विष्णु अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए कुछ पल खामोश रहता है। वो गहरी सांस लेते हुए खुद को मजबूत करता है और फिर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अंदर जाते ही उसकी नजरें सुरभि पर पड़ती हैं, जो बिस्तर में अपना सिर टिकाए हुए चुपचाप बैठी थी। लेकिन दरवाजा खुलने की आहट से इस वक्त उसकी नज़रें विष्णु पर टिक गई थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर सुरभि अपनी नज़रें विष्णु से हटा लेती है। विष्णु कमरे का दरवाजा बंद करता है और भारी कदमों से सुरभि की ओर बढ़ने लगता है। सुरभि अभी भी शांत थी, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। विष्णु उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके हाथ में धीरे से अपना हाथ रखता है। विष्णु के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही सुरभि अपनी पलकें बंद कर लेती है और इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर ठहर जाते हैं। विष्णु सुरभि के गाल में ठहरे आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, नाराज हो। सुरभि विष्णु की तरफ देखे बिना ही कहती है, तो क्या नहीं होना चाहिए मुझे आपसे नाराज। आपने माँ को समझाया क्यों नहीं, आपने माँ के सामने मेरी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं, या फिर आपको वही लगता है जो माँ सोच रही हैं। कैसी बातें कर रही हो लड्डू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि माँ जैसा कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। विष्णु सुरभि का चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भर लेता है और कहता है, आई ट्रस्ट यू। सुरभि सुरभि आंसुओं से भीगी नजरें उठाकर विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, सच्ची। विष्णु मुस्कुरा देता है और सुरभि को अपने सीने से लगा लेता है। दूसरी ओर नैना अपने रूम में नबी के खिलौने बिस्तर से हटाकर किनारे रख रही थी, तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, रवि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रवि नैना के कान में अपने होंठ रखते हुए कहता है, तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूँ। नैना हंसती है और कहती है, तो और कौन हो सकता है जो इस घर में घुसकर मेरे कमरे में आकर मुझे इस तरह बाहों में भर सकता है। नैना रवि की तरफ पलटकर उसका कॉलर अपनी मुट्ठियों में भरते हुए कहती है, इतनी हिम्मत तो उसी में है जिसे अपनी जान की परवाह ना हो, क्योंकि मेरे एक इशारे पर मेरे भाई के आदमी उस इंसान की जान ले सकते हैं। रवि तिरछा मुस्कुराकर कहता है, पर मैं तो शुरू से ही खतरों से खेलता आ रहा हूँ। पहले तो बॉस की बहन से प्यार करने का खतरा उठाया, फिर बॉस से उनकी बहन का हाथ मांगने का खतरा उठाया, ये जानते हुए कि इन सब से मुझे जान का खतरा है। मैंने तुमसे शादी की, अब और कितने खतरे उठाऊं तुम्हारे लिए, तुम ही बताओ। नैना कहती है, मिस्टर कुरकुरे, मैं खुद एक खतरा हूँ, और अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी मुझे झेलना पड़ेगा। रवि नैना की कमर में अपना हाथ कसते हुए उसे खुद से चिपका लेता है और उसके गाल में अपने होंठ रब करते हुए कहता है, मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये खतरा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। रवि के होंठों को अपनी गर्दन में महसूस कर नैना की सांसें तेज होने लगती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रवि उसके लबों को हल्के से अपने होंठों के बीच कैद कर लेता है और उसे किस करने लगता है। कुछ देर के बाद रवि नैना को अपनी गोद में उठा बिस्तर पर लेकर जाता है और उसे मदोसी से किस करने लगता है। नैना भी रवि की बाहों में पिघलने लगती है। इधर रीना अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उसके दिमाग में सुरभि की बातें चल रही थी। रीना खुद से ही बातें करने लगती है,
मुझे समझ नहीं आया कि आखिर सुरभि ने ऐसा क्यों कहा कि कायनात नहीं चाहती कि वो और विष्णु साथ रहें। लेकिन इतना तो समझ आ गया है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच। रीना अपने ख्यालों में घूमी थी कि अचानक हर्ष उसके सामने आ जाता है। हर्ष को अचानक अपने सामने देख रीना खुद को संभाल नहीं पाती। उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। हर्ष उसकी पतली कमर में अपने हाथ लपेटते हुए उसे मजबूती से थाम लेता है। दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। गर्म सांसें आपस में टकरा रही थीं। नजरें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। लेकिन फिर हर्ष खुद को काबू करते हुए रीना से दूर होता है और कहता है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी गिर जाती तो। सॉरी, वो मैं बस। रीना सोच ही रही थी कि वो हर्ष को क्या कहे, लेकिन रीना की हिचकिचाहट को समझते हुए हर्ष कहता है, खाना खा लिया तुमने? हर्ष का सवाल सुन रीना उसकी तरफ हैरान निगाहों से देखने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हर्ष उससे यह सवाल करेगा। हर्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, कुछ पूछा मैंने? रीना अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, अभी नहीं खाया। हर्ष धीरे से रीना की कलाई पकड़ लेता है और कहता है, चलो साथ में खाते हैं। हर्ष रीना की कलाई पकड़े हुए आगे बढ़ जाता है और रीना हर्ष के साथ चलते हुए एकटक उसे निहारे जा रही थी। शादी के इतने दिनों बाद हर्ष ने रीना के लिए अपनी फिक्र दिखाई थी। आज शायद पहली बार होने वाला था जब वो रीना के साथ खाना खाने वाला था। अब तो रीना हर्ष का दिल जीतने की उम्मीद खोती जा रही थी, लेकिन अभी जिस तरह से हर्ष ने हक से रीना का हाथ पकड़ा हुआ था, उससे रीना की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी थी। सुबह का वक्त विष्णु की आंख खोलती है तो उसकी नज़रें सीधा सुरभि पर पड़ती है, जो उसके सीने में छुपकर बड़े सुकून से सो रही थी। विष्णु कुछ पल उसे निहारता है और फिर हल्के से उसके माथे पर किस कर लेता है। सुरभि धीरे से अपनी आंखें खोलती है और नींद में ही कहती है, इतनी जल्दी सुबह हो गई? विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, अभी तो सिर्फ 5 बजे है। मैं जिम करने जा रहा हूँ, तुम सो जाओ अभी। सुरभि वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। विष्णु कुछ पल ऐसे ही प्यार और सुकून से सुरभि को निहारता रहता है और फिर सुरभि को ब्लैंकेट से कवर करते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद नैना अपने हाथ में एक टेम्पलेट लिए हुए आती है और सोफे पर बैठ जाती है। वो देखती है कि रवि रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा है। नैना जल्दी से रवि को आवाज़ लगाती है, रवि। नैना की आवाज़ सुनकर रवि उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ नैना? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? नैना उस टेम्पलेट को रवि के आगे करते हुए कहती है, ये देखो, मैंने नबी के लिए स्कूल सिलेक्ट कर लिया। इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है ये, और बहुत ही लग्जरी भी है। रवि कुछ पल खामोश रहता है और फिर उस टेम्पलेट की ओर देखते हुए कहता है, हमारी नबी इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। यह सुनते ही नैना हैरान होकर रवि की ओर देखती है और कहती है, क्यों, क्या खराबी है इस स्कूल में? खराबी कुछ नहीं है नैना, लेकिन ये स्कूल बहुत ही महंगा है और मुझे नहीं लगता कि हमें नबी को इतने एक्सपेंसिव स्कूल में डालना चाहिए। रवि की बात सुन नैना कहती है, पैसों की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? भाई है ना, नबी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि नैना के लिए मैं अपनी मनपसंद स्कूल सिलेक्ट कर लूँ। नैना की ये बात ना जाने क्यों रवि को चुप सी गई। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और कड़क आवाज में बोला, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? और अगर नहीं है तो कम से कम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख लो। नैना हैरानी से रवि की ओर देखने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रवि उठकर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। नैना चिढ़ते हुए कहती है, ये मिस्टर कुरकुरे हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल लेता है? तभी नैना देखती है कि विष्णु रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ रहा है। विष्णु नीचे आता है तो नैना उसके सामने आकर कहती है, भाई सुरभि कैसी है? विष्णु कहता है, ठीक है वो। और माँ? रोज तो इस वक्त नाश्ते की टेबल पर बैठी होती थी, फिर आज कहाँ है? नैना मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। मैं गई थी नाश्ते के लिए उन्हें बुलाने, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है और दादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उन्हें उनके रूम में ही नाश्ता करवा दिया है। विष्णु कहता है, मैं देख लेता हूँ एक बार माँ को, हो सकता है मैं उनसे बात करूँ तो वो अच्छा फील करें। नैना हमें अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है भाई, तब तक मैं सुरभि को नाश्ता देकर आती हूँ। विष्णु निर्मला जी के कमरे की तरफ चल देता है। कमरे का दरवाजा खोल विष्णु अंदर आता है तो देखता है कि निर्मला जी बिस्तर में खामोश बैठी हुई हैं और खिड़की से बाहर की तरफ एकटक देख रही हैं। विष्णु आकर अपनी माँ निर्मला जी के पास बैठ जाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है,
माँ, आज आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या अभी भी उन्हीं बातों को लेकर परेशान है? निर्मला जी दुखी मन से कहती हैं। क्या फर्क पड़ता है किसी को? एक माँ की कीमत और ज़रूरत बच्चों के लिए तब तक रहती है जब तक उनकी शादी ना हो जाए। और मेरे दोनों बच्चे अब शादीशुदा हो चुके हैं। अब उन्हें मेरी बातें बेबुनियाद लगती हैं और मेरी नाराज़गी से शायद ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है। निर्मला जी की बात सुनकर विष्णु उनका हाथ अपनी हथेलियों के बीच भरते हुए कहता है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप अच्छे से जानती हैं मेरे लिए आप कितनी इम्पोर्टेंट हैं। पापा के जाने के बाद आप, दादी और नैना तीनों को अपनी जिम्मेदारी मानकर मैंने अपना हर फर्ज निभाया है माँ। और आप आज भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि पहले थी। लेकिन आप ही बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ पास्ट में हुआ उसमें सुरभि की क्या गलती है? बस हालात गलत थे, वो गलत नहीं थी। निर्मला जी कहती हैं, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे सुरभि से कोई नाराज़गी नहीं है। एक बेटी की तरह माना है मैंने उसे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो गलत नहीं थी, बल्कि हालात गलत थे। अगर 3 साल पहले हुए उस हादसे में उसकी याददाश्त चली गई तो इसमें उसकी क्या गलती? अगर किसी ने उसकी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी बीवी बनाकर अपने साथ रखा तो इसमें उसकी क्या गलती? लेकिन बेटा, इसमें हमारी क्या गलती है? तेरी क्या गलती है जो तुझे किसी और के बच्चे को अपना नाम देना पड़े? दो लोग जो 3 साल तक पति पत्नी की तरह रहे, एक बच्ची के माता पिता बनकर रहे, एक परिवार बनकर रहे, उनके बीच असल में पति पत्नी जैसा रिश्ता ना रहा हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर कहता है, माना कि अगर ये बच्चा मेरा है भी नहीं तो भी मैं सुरभि को नहीं छोड़ सकता माँ। क्योंकि अगर ऐसा है तो भी सुरभि की कोई गलती नहीं है। सब भूल जाइए माँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर विष्णु उठता है और वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। तभी निर्मला जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, एक रास्ता है। निर्मला जी की आवाज़ से विष्णु के कदम ठहर जाते हैं। वो पलटकर सवालिया निगाहों से निर्मला जी की तरफ देखने लगता है। विष्णु सवालिया निगाहों से निर्मला जी की ओर देखते हुए उनके पास आकर कहता है, कौन सा रास्ता माँ? निर्मला जी कुछ पल खामोश रहती हैं और फिर कहती हैं, मैंने सुना है कि एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि बच्चे का असली बाप कौन है। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, डीएनए टेस्ट। तू सुरभि के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा और पता कर कि वो बच्चा तेरा है कि नहीं। अगर ये टेस्ट करवाने से बच्चे की असली पहचान पता चल गई तो सब सुलझ जाएगा, सब कंफर्म हो जाएगा। सुरभि को पूरा यकीन है ना कि ये बच्चा तेरा ही है, तो फिर ये टेस्ट करवा के वो मेरे मन की शंकाएं दूर कर दे। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णु शॉक्ड था, वो शायद समझ नहीं पा रहा था कि कहे तो क्या कहे। विष्णु को खामोश देखकर निर्मला जी विष्णु के पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, तू इतना क्या सोच रहा है विष्णु? अगर सुरभि जो कह रही है वो सच है तो उसकी सच्चाई का बस सबूत ही तो मांग रही हूँ मैं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं सुरभि से सबूत मांगूंगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे उस पर शक है। लेकिन मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन है माँ। मैं किस मुंह से उसे कहूँगा कि वो डीएनए टेस्ट करवाए? विष्णु की बात सुनकर निर्मला जी कहती हैं, तो मैं बात करूँगी उससे, उसे समझाऊंगी कि मेरे लिए, एक माँ के लिए जानना कितना ज़रूरी है कि आने वाला मेहमान सच में इस घर का वारिस है या फिर उस डॉक्टर के धोखे का फल है। नहीं, नहीं माँ, आप सुरभि से कोई बात नहीं करेंगी। मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। इतना का विष्णु को सुने बिना कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सुरभि खुद को आईने में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो अपने पेट में हाथ रखते हुए कहती है, बहुत बेसब्री से इंतजार है तुम्हारा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। बस जल्दी से ये 9 महीने गुजर जाएं। सुरभि के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रात का वक्त, रीना बाथरूम से बाहर आती है। उसी वक्त हर्ष कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। रीना हर्ष की ओर देखने लगती है तो हर्ष रीना को एकटक निहारते हुए उसके करीब आने लगता है। रीना ने इस वक्त नाइट वियर गाउन पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे। हर्ष को यूं अपने करीब आता देख रीना अपनी निगाहें नीचे झुका लेती है। उसकी आंखों में एक झिझक थी। हर्ष रीना के बेहद करीब आ जाता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद नहीं करती? हर्ष का सवाल सुनकर रीना नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कहूँगी तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। और वैसे भी अब तो तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। जो प्यार तुमने मुझसे किया था
वो तो ख़त्म हो चुका है। फिर अगर मैं तुम्हें पसंद करूं या तुमसे प्यार करूं तो तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा? रीना की बात सुनकर हर्ष उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए उसे दीवार से चिपका देता है। हर्ष की सरकत से रीना की धड़कन तेज हो जाती है। हर्ष रीना की आंखों में देखते हुए कहता है, प्यार कभी मरता नहीं रीना। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? नाराजगी को नफरत का नाम मत दो। प्यार वो जज्बात है जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है, या तो सुकून बनकर या दर्द बनकर। मैंने तुम्हारे प्यार में बहुत दर्द सहा है। मैं बस तुम्हें अपने दर्द का एहसास करवाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। हर्ष की बात सुनकर रीना की आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गालों पर लुढ़क गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो हर्ष के सीने से लगते हुए कहती है, बस यही सुनने के लिए तरस रही थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना डर गई थी। मुझे हर वक्त यह डर सता रहा था कि अपनी गलतियों के कारण कहीं मैंने तुम्हारे प्यार को खो तो नहीं दिया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो हर्ष। तुम्हें इतने साल इंतजार करवाने के लिए, तुम्हारे प्यार को ना समझ पाने के लिए, तुम्हें ठुकराकर किसी क्रिमिनल को अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। आई एम सॉरी, मेरी हर गलती के लिए। हर्ष रीना को अपने सीने से उठाकर उसका चेहरा देखता है जो पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह देख हर्ष रीना का चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भरते हुए कहता है, इट्स ओके, माफ किया मैंने तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता हूँ। आई लव यू रीना। रीना मुस्कुराकर कहती है, आई लव यू टू हर्ष। आई लव यू। दोनों अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए एक दूसरे की निगाहों की गहराई में डूबने लगते हैं। हर्ष धीरे धीरे अपने होठ रीना के होठों के करीब करते हुए उसके लबों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है और दोनों एक दूसरे के जिस्म में खो जाते हैं। इधर विष्णु एक फेमस बार में बैठा हुआ था। वो एक के बाद एक पैक खत्म किए जा रहा था। उसकी आंखों में नशा था तो चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के भाव। तभी एक लड़की जिसने वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी विष्णु के कंधे पर अपना हाथ सरकाते हुए कहती है, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? उस लड़की का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही विष्णु उसका हाथ झटकते हुए उसे घूर कर कहता है, स्टे अवे फ्रॉम मी। वो लड़की विष्णु को घूरते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? डू यू नो हु आई एम? विष्णु उस लड़की के करीब आकर उसे नीचे से ऊपर तक देखता है और तिरछा मुस्कुराकर कहता है, मैं जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो। बस इतना समझ लो कि विष्णु राय त्रिपाठी इतने नशे में नहीं है कि तुम या कोई और उसका फायदा उठा सको। वो लड़की विष्णु के गाल में अपनी एक उंगली चलाते हुए मुस्कुराकर कहती है, आई लाइक इट, तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया मुझे। चैलेंज रेस्पेक्टेड। देखती हूँ कि मेरे नशे से तुम कब तक खुद को बचा पाओगे। वो लड़की विष्णु की आंखों में देखने लग जाती है तो विष्णु भी एक पल के लिए उसे घूरता है। इतने में तेजा आता है और कहता है, बॉस काफ़ी लेट हो गया है, सुरभि मैम का फ़ोन भी आ चुका है, क्या हम घर चलें? विष्णु कुछ कहे बिना तेज कदमों से बाहर निकल जाता है और तेजा भी विष्णु के पीछे चल देता है। वो लड़की अपनी जुल्फें झटकते हुए कहती है, विष्णु राय त्रिपाठी, यू आर टू गुड। उस लड़की के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर सुरभि अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। रात के 2 बज रहे थे और विष्णु अभी तक घर नहीं आया था। इस बात से न जाने क्यों आज पहली बार सुरभि का मन घबरा रहा था। ऐसा नहीं था कि आज पहली बार विष्णु को घर आने में इतनी देर हो गई थी। वो तो हमेशा ही लेट नाइट घर आता था और सुरभि बेसब्र होकर कभी उसका इंतजार नहीं करती थी जितनी कि वो आज बेकरार थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सुरभि अपने दिल को थामे हुए दरवाजे की ओर देखती है जहाँ विष्णु तेजा के कंधे पर अपनी बाहें डाले हुए उसका सहारा लेकर अंदर आ रहा था। विष्णु को इस हाल में देखकर सुरभि परेशान हो जाती है। वो जल्दी से विष्णु के पास आती है और तेजा की तरफ देखकर कहती है, तेजा क्या हो गया इन्हें? तेजा विष्णु को अंदर लाकर उसे बिस्तर पर लेटाता है और सिर झुकाए हुए कहता है, मैम वो बॉस ने ड्रिंक ज़्यादा कर ली है, वो बहुत ज़्यादा नशे में है। तेजा की बात सुनकर सुरभि आश्चर्य से विष्णु की तरफ देखने लगती है जो अपनी आंखें बंद किए हुए बेजान सा लेटा था। तेजा कहता है, मैम मैं बाहर ही हूँ, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बुला लीजिएगा। सुरभि अपने सेंस में आते हुए कहती है, नहीं तेजा तुम घर जाओ, मैं संभाल लूँगी। ओके मैम।
इतना कहकर तेजा कमरे से बाहर निकल जाता है। सुरभि कमरे का दरवाजा बंद करती है और विष्णु के पास आकर खड़ी हो जाती है। अपनी आंखों में शिकायत लिए हुए वो कुछ पल ऐसे ही विष्णु की तरफ देखती रहती है। फिर उसकी नज़र विष्णु के पैरों की तरफ जाती है। सुरभि देखती है कि विष्णु शूज पहने हुए है। वो आगे बढ़कर धीरे से विष्णु के पैरों से उसके जूते निकालती है और उसके पैरों को अच्छे से बिस्तर पर रखती है। सुरभि विष्णु को ब्लैंकेट उड़ाते हुए वहां से जाने लगती है कि अचानक विष्णु उसकी कलाई पकड़ लेता है। सुरभि पलटकर विष्णु की तरफ देखती है तो विष्णु उसे जोर से अपनी ओर खींच लेता है। सुरभि विष्णु के सीने में गिर जाती है। उसकी जुल्फें विष्णु के चेहरे पर बिछ जाती हैं, जिन्हें विष्णु बड़े प्यार से सुरभि के कान के पीछे लगाने लगता है। सुरभि कुछ पल विष्णु की नसीली आंखों में देखती है और फिर अपनी नजर फेरते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। विष्णु अपनी नशे में डूबी हुई निगाहों से सुरभि के चेहरे को देखते हुए कहता है, नाराज हो? सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि इतना महान काम करने के लिए आपकी पूजा करूं, आरती उतारूं। विष्णु थोड़ा हंसते हुए कहता है, आई एम सॉरी यार, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा पी ली मैंने, या फिर शायद मैं चाहता था कि जो सवाल मैं तुमसे करने वाला हूँ उसे करते हुए मैं अपने होश में ना रहूं। विष्णु की बात सुनकर सुरभि के चेहरे के भाव फीके पड़ने लगे थे। वो कुछ पल खामोश रहती है और फिर विष्णु की पकड़ से खुद को आजाद करते हुए उठकर खड़ी हो जाती है। कैसा सवाल? सुरभि के मुंह से यह शब्द सुनकर विष्णु भी हिम्मत जुटाते हुए उठकर बैठ जाता है और सुरभि का हाथ बड़े प्यार से पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाता है। सुरभि अभी भी अपने अंदर उठ रहे तूफान और आशंकाओं को समेटने में लगी हुई थी। वो बस एकटक विष्णु को देख रही थी। विष्णु सुरभि का हाथ अपनी हथेलियों के बीच भरते हुए कहता है, कितना प्यार करती हो मुझसे? विष्णु का सवाल सुनकर सुरभि असमंजस में कहती है, ये कैसा सवाल है? विष्णु सुरभि की आंखों में झांकते हुए कहता है, सवाल के बदले सवाल नहीं लड्डू, जवाब दिया करते हैं। सुरभि खामोश रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक विष्णु उससे ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। विष्णु कहता है, जवाब दो, कितना प्यार करती हो मुझसे? सुरभि विष्णु के गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहती है, बहुत, इतना कि जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। इतना कि आपके बारे में ख्याल आते ही मेरा रोम रोम खिल उठता है। प्यार करने की जितनी हद हो सकती है उस हद से भी ज़्यादा चाहती हूँ मैं आपको। सुरभि का यह जवाब सुन विष्णु के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। वो झटके से सुरभि को अपने सीने में छुपा लेता है। सुरभि भी विष्णु के सीने में जैसे राहत की सांस ले रही थी। तभी विष्णु कहता है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या मेरे प्यार की खातिर तुम मेरे लिए वो करोगी? विष्णु का सवाल सुनकर सुरभि उसके सीने से अपना सर उठाकर हैरानी से देखने लगती है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। विष्णु सुरभि का चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहता है, क्या तुम हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकती हो? क्या मेरी खातिर तुम्हें परीक्षा दे सकती हो? विष्णु की बात सुन सुरभि को जैसे कोई धक्का सा लगा। मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो हकीकत थी या कोई वहम। सुरभि विष्णु को हैरानी और आश्चर्य से देखते हुए उसके हाथों को अपने गाल से हटाती है और कहती है, क्या कहा आपने? विष्णु सुरभि का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुरभि देखो, मुझे गलत मत समझो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सुरभि, अगर तुम्हारे इस टेस्ट को कराने से माँ को तसल्ली मिलती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? सुरभि, माँ पुराने जमाने की हैं तो जाहिर है कि उनकी सोच पुरानी है, लेकिन जो भी हो, है तो वो मेरी माँ ही, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं नहीं चाहता कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसके बारे में कोई भी गलत धारणा बनाई जाए। माँ या कोई भी हमारे बच्चे को वो जगह ना दे पाए जिसका वो हकदार है। हमारे बच्चे के भविष्य के खातिर हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं और सबको ये प्रूव कर देते हैं कि ये बच्चा सुरभि और विष्णु का है। ये सब सुनते सुनते सुरभि की आंखों से आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर ठहर जाती हैं। वो विष्णु के पास से उठती है और अपने कदम पीछे खींचती हुई कहती है, तो अब आप मुझसे यह सबूत मांगेंगे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका है या किसी और का? विष्णु सुरभि की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा है कि हमें लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए ऐसा करना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है सुरभि। सुरभि रोते हुए कहती है, चुप रहिए, अपने शक को लोगों की आड़ में छुपाइए मत। लोगों के लिए हमें प्रूव करना होगा कि बच्चा आपका है, लेकिन सच तो यह है कि आप भी यही चाहते हैं
कि मैं आपको इस बात का प्रूफ दूँ। बहुत भरोसा भरोसा करते हैं ना आप। तो अगर इतना भरोसा है मुझ पर तो कह क्यों नहीं देते माँ से और सबसे ये बच्चा आपका है और इस बात के लिए आपको कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। यह सब कहते हुए सुरभि दीवार से चिपक जाती है और रोने लगती है। विष्णु भी उसके करीब आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो सुरभि, मैं ये प्रूफ खुद के लिए नहीं मांग रहा हूँ, हमारे बच्चे के लिए मांग रहा हूँ। तुम खुद सोचो, जब सारी जिंदगी हमारे बच्चे को लोग डाउट से देखेंगे तो उसे कैसा महसूस होगा। कभी गलती से भी किसी ने उससे यह कह दिया कि मैं उसका असली बाप नहीं था तो वो कैसा फील करेगा। और आज अगर ये टेस्ट करवा लेती हो तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, कभी कोई हमारे बच्चे की पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, और मेरा क्या, मैं अपने बच्चे के असली बाप का नाम प्रूव करने के लिए कोई टेस्ट करवाऊं? इसका मतलब कि मुझे खुद पर शक है, मुझे खुद भरोसा नहीं कि ये बच्चा आपका है। लेकिन मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाने वाली। आपको भरोसा है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, मेरे बच्चे के लिए उसकी माँ ही काफ़ी है। सुरभि, विष्णु कड़क लहजे में कहता है। सुरभि तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। सुरभि के जाते ही विष्णु खिसियाते हुए दीवार पर जोर का एक मुक्का मारता है। सुरभि रोते हुए सीधा बाहर निकल गई थी। वो लॉन एरिया में रखी चेयर पर खुद को समेटे हुए बैठ जाती है और सिसक सिसक कर रोने लग जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, गूंज रही थी तो बस सुरभि की सिसकियां। सुरभि ने सोचा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी में इतना घना अंधेरा लेकर आएगी। विष्णु भी अपने कमरे में बेचैन था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और सुरभि पर भी। खुद पर इसलिए आ रहा था कि क्यों उसने सुरभि से ये सब बातें कही, और सुरभि पर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि क्यों सुरभि विष्णु की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। सुरभि खुद को समेटे हुए तना बैठी थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। सुरभि पलटकर देखती है तो निर्मला जी खड़ी थी। उन्हें देख सुरभि कोई रिएक्शन नहीं देती, वो वैसे ही मायूस बैठी रहती है। निर्मला जी आकर सुरभि के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैंने तुझसे कुछ ऐसा नहीं मांगा है जो तू दे नहीं सकती। ये बात तू तब समझेगी जब खुद को मेरी जगह एक माँ की जगह रख कर सोचेगी। मेरा विष्णु तुझसे कितना प्यार करता है तू अच्छे से जानती है। क्या तू उससे प्यार नहीं करती? वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, क्या तू उसके लिए एक टेस्ट नहीं करवा सकती? ये बात सुन सुरभि निर्मला जी की तरफ अपनी डबडबाई आंखों से देखने लगती है। सुरभि को मनाने के लिए विष्णु तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था, लेकिन जब उसके कानों में निर्मला जी का सवाल पड़ा तो उसके कदम ठहर गए। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जैसे सुरभि के जवाब के इंतजार में था, जैसे वो सुनना चाहता था कि क्या सुरभि उसके प्यार की खातिर इतना नहीं कर सकती। मैं क्यों परीक्षा दूं? वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? अगर कभी वक्त आया तो मैं उनके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपना सम्मान नहीं दे सकती। इतना कर सुरभि उठकर वहां से जाने लगती है तो कुछ कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसका सामना विष्णु से हो जाता है। दोनों अपनी नजरों में शिकायत लिए कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। फिर सुरभि विष्णु से नजरें हटाकर कुछ दूरी पर बैठी निर्मला जी की तरफ देखकर कहती है, ये आखिरी बार है जब मैं अपनी सफाई में कुछ कह रही हूँ। अगर मेरा रिश्ता मन्नू के साथ आगे बढ़ा होता तो मैं खुद आगे रहकर आप लोगों को सच्चाई बताती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप लोग बिना मतलब का शक पाल रहे हैं। इतना कह सुरभि दौड़ते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। सुरभि अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद से ही कहती है, कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे यह सबूत मांगेंगे कि मेरा किसी और के साथ रिश्ता है या नहीं। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जिस प्यार पर, जिस रिश्ते पर भरोसा ही ना हो वो आगे चलकर एक बोझ बन जाता है, और मैं हमारे रिश्ते को बोझ नहीं बनने देना चाहती। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरा आपके साथ रहना ठीक नहीं। इतना कहकर सुरभि कबर्ड से एक बैग निकालती है और उसमें अपने सारे कपड़े डालने लगती है। तभी नैना कमरे में आती है। वो सुरभि को बैग पैक करते हुए देख हैरानी से कहती है, ये सब क्या है भाभी, आप क्या कर रहे हो? सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मेरा यहाँ दम घुट रहा है। नैना, मैं सबकी आंखों में अपने लिए शक देख रही हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। नैना सुरभि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे आप पर शक नहीं है भाभी। मैं जानती हूँ कि आप अगर कह रही हैं कि आपका डॉक्टर अभिमन्यु से कोई रिश्ता नहीं था तो मतलब नहीं था।
सुरभि फीकी मुस्कान लिए कहती है, पर जिसे भरोसा करना चाहिए उसे तो मुझ पर भरोसा नहीं है ना नैना। नैना कहती है, आपका ऐसे घर छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है बात का। आप एक बार भाई से बात करिए, उन्हें समझाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। भाभी, लेकिन आप ऐसे घर छोड़कर चली गई तो फिर बातें और उलझ जाएंगी। सुरभि अपने बैग की चैन को बंद करते हुए अपना बैग अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है, मैं कई बार तुम्हारे भाई से बात कर चुकी हूँ नैना। अब और ज्यादा मैं भीख नहीं मांग सकती, क्योंकि भरोसा जीता जाता है, भीख में नहीं मांगा जाता। और अगर मैं उनका भरोसा नहीं जीत पाई हूँ तो मेरा यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं है। सुरभि अपना बैग लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। नैना उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसे आवाज देती है, लेकिन सुरभि ने जैसे ठान लिया था कि वो अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। सुरभि सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है। विष्णु की माँ निर्मला जी हाल में सोफे पर चाय पीते हुए बैठी थी। वो सुरभि को जाते हुए देखती हैं, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देखकर नैना गुस्से में कहती है, माँ आप देख रहे हैं कि सुरभि घर छोड़कर जा रही है, आप उसे रोक क्यों नहीं रही हैं? निर्मला जी कहती हैं, अगर वो नहीं रहना चाहती तो उसे जाने दो। वैसे भी वो सच्चाई से भाग रही है। उसे पता है कि अगर वो यहाँ रही तो उसे अपने डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर वो टेस्ट करवाएगी तो कहीं उसकी सच्चाई हमारे सामने ना आ जाए। वो चाहती नहीं है कि हमें असलियत का पता चले, इसलिए वह भाग रही है। अब तक सुरभि घर से बाहर जा चुकी थी और नैना निराश होते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। इतने सालों बाद फाइनली हमारे भाई की जिंदगी में प्यार आया था। आपके बेमतलब के शक और जिद ने उस प्यार को उनकी जिंदगी से अलग कर दिया। निर्मला जी कहती हैं, तुम मुझे कह रही हो मैं जिद कर रही हूँ? तुम सुरभि को नहीं देख रही हो कि वो कितनी जिद कर रही है? अरे एक छोटा सा टेस्ट नहीं करवा सकती है वो मेरे बेटे की खुशी के लिए? नैना गुस्से में कहती है, ठीक है, मान लिया कि सुरभि के पेट में डॉक्टर अभिमन्यु का बच्चा है। ठीक है, मान लिया कि इसलिए सुरभि डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती है कि कहीं ये सच्चाई बाहर ना आ जाए। ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन माँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरभि को भाई की जिंदगी से दूर कर दें, क्योंकि अगर ऐसा है भी तो सुरभि की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी पहचान भूल चुकी थी, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और शायद आप भूल गई हैं माँ कि आपकी ये बेटी, इसके पेट में भी किसी और का बच्चा था। फिर भी रवि ने मुझे अपनाया और प्यार दिया, तो फिर भाई सुरभि को क्यों नहीं अपना सकते? क्यों उसे प्यार नहीं दे सकते? क्यों उसके बच्चे को नहीं अपना सकते? क्यों आप उसे नहीं अपना सकती? ये सुन निर्मला जी को गुस्सा आता है। वो उठकर खड़ी हो जाती हैं और नैना की तरफ देखते हुए कहती हैं, लेकिन तूने किसी से कभी ये बात छुपाई नहीं थी कि तेरे पेट में किसी और का बच्चा है। किसी को अंधेरे में नहीं रखा था, हर किसी को ये बात पता थी। यहाँ तक कि रवि को भी ये बात अच्छे से पता थी कि ये बच्चा किसी और का है। फिर भी उसने अपनी मर्जी से इस बच्चे को अपनाया। तो फिर सुरभि क्यों ये सच्चाई छुपाना चाहती है? वो टेस्ट करवा ले। मैं वादा करती हूँ कि अगर ये बच्चा उस डॉक्टर का भी होगा, तब भी मैं विष्णु को कभी नहीं कहूंगी कि वो सुरभि को छोड़ दे। ये फैसला विष्णु के ऊपर होगा कि वो क्या चाहता है। हाँ, ये सच है कि मैं उस बच्चे को शायद कभी उतना प्यार नहीं दे पाऊंगी, पर मैं विष्णु को किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन इस वक्त मैं और विष्णु दोनों ही ये जानना चाहते हैं कि बच्चा किसका है। इतना कर निर्मला जी वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। नैना बेचैन होते हुए जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है और विष्णु को कॉल करने लगती है, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद भी विष्णु फोन नहीं उठाता। तो नैना चिढ़ते हुए सोफे पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक फेमस बार में हर्ष के साथ बैठा हुआ विष्णु एक के बाद एक ड्रिंक खत्म किए जा रहा था। हर्ष उसे असमंजस से देखते हुए कहता है, बस कर भाई, कितना पिएगा? विष्णु हर्ष की बात को इग्नोर करते हुए लगातार ड्रिंक कर रहा था। हर्ष उसके हाथ से गिलास जबरदस्ती ले लेता है और गुस्से में कहता है, किस बात का गुस्सा उतार रहा है तू? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो तेरी वजह से हो रहा है। सबका जिम्मेदार तू ही है। तू चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन पता नहीं कौन सी जिद पाल रखी है तूने। विष्णु इरिटेट होते हुए कहता है, क्या मांगा है मैंने उससे जो वो दे नहीं सकती? बस एक टेस्ट करवाने का तो बोल रहा हूँ, और मैंने उसे कहा भी है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं बस यह चाहता हूँ कि वो फ्यूचर में हमारे बच्चे पर कभी कोई उंगली ना उठे।
लेकिन वो मेरी बात समझ ही नहीं रही। जिद उसने पाल रखी है, मैंने नहीं। विष्णु की बात सुनकर हर्ष कहता है, एक तरफ तो तू कह रहा है कि तुझे भाभी पर भरोसा है और दूसरी तरफ उनसे सबूत भी मांग रहा है। तू मान या ना मान, लेकिन तू भाभी को हर्ट कर रहा है। विष्णु गुस्से में कहता है, बस वो हर्ट होती है, क्या मुझे हर्ट नहीं होता? मेरे अंदर दिल नहीं है? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ हर्ष, कुछ भी। और वो मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे प्यार के लिए एक टेस्ट नहीं करवा सकती? मुझे समझ नहीं आता कि इसमें उसके सम्मान की कौन सी बात है। बस एक टेस्ट तो करवाना है। हर्ष विष्णु को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देख भाई, मैं इस वक्त तुझे इतना ही कहूँगा कि अपनी जिद में कहीं तू सब कुछ खो ना दे, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। हर्ष की बात सुनकर विष्णु उठ खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, तूने ठेका ले रखा है क्या कि हर बार सिर्फ मुझे ही समझाएगा? जब देखो ज्ञान देने चला आता है। विष्णु को गुस्से में देख हर्ष खामोश हो जाता है। विष्णु वहां से बाहर निकल जाता है। हर्ष भी उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ सुरभि अपने घर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसने अपने माँ पापा को अपने और विष्णु के बीच के तनाव के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के चेहरा पढ़ना जानते हैं। शेखर जी और उमा जी बहुत अच्छे से जानते थे कि सुरभि अगर घर छोड़कर आई है तो जरूर कोई बड़ी बात है। लेकिन फिर भी 3 सालों तक अपनी बेटी से दूर रहने के बाद वो लोग अब किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने सुरभि के सामने अपने व्यवहार को नॉर्मल रखा हुआ था। सुरभि चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। वो बार बार अपना मोबाइल देख रही थी। न जाने क्यों उसे एक उम्मीद थी कि जब विष्णु को ये बात पता चलेगी कि सुरभि घर छोड़कर आ गई है तो वो तुरंत उसे कॉल करेगा, बल्कि कहीं विष्णु उसे लेने ही ना पहुंच जाए। विष्णु के फोन और मैसेज के इंतजार में सुरभि काफी देर से बिस्तर पर टिककर बैठी हुई थी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। इधर विष्णु देर रात अपने कमरे में आता है। वो जानता था कि सुरभि अब तक सो गई होगी, या शायद वो जानबूझकर इतनी देर से आया था क्योंकि वो सुरभि का सामना नहीं करना चाहता था। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। विष्णु कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे एक खालीपन सा महसूस होता है। दरवाजे को बंद करते हुए विष्णु अंदर आता है। उसे लगा सुरभि शायद बालकनी में होगी या फिर बाथरूम में। क्लोसेट से अपने कपड़े निकालकर विष्णु चेंज करने लगता है। नाइट वियर लोअर टी शर्ट पहनने के बाद विष्णु बालकनी की तरफ जाता है तो वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर विष्णु कुछ परेशान सा हो जाता है। वो बाथरूम में देखता है लेकिन सुरभि वहाँ भी नहीं थी। विष्णु अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अगर सुरभि कमरे में नहीं है तो गई कहाँ, और वो भी इतनी रात को? विष्णु तुरंत अपना फोन निकालता है। वो देखता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। वो बार में था और शराब पीने के चक्कर में उसे कुछ होश ही नहीं था। वो तुरंत अपना फोन चार्ज में लगाता है और एक के बाद एक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ये मैसेज नैना के थे। नैना ने विष्णु को कई बार कॉल किया था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए नैना ने उसे कई सारे मैसेज सेंड किए थे। भाई, इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए। भाभी घर छोड़कर जा रही हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रही हूँ। माँ तो वैसे भी उन्हें नहीं रोकेंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर आप होते तो उन्हें कहीं नहीं जाने देते। नैना के मैसेज पढ़ते हुए विष्णु के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। विष्णु धम से बिस्तर पर बैठ जाता है। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे बिना बताए घर छोड़कर चली गई सुरभि। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा और मेरा साथ छोड़कर चली गई। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी क्यों है सुरभि? अगले पल विष्णु गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं किसकी जिद बड़ी है, तुम्हारी या मेरी। दूसरी तरफ सुबह की किरण सुरभि के चेहरे पर पड़ती है तो वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही सबसे पहला ख्याल उसे विष्णु का आता है। वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है और चेक करने लगती है, लेकिन विष्णु का कोई कॉल या कोई मैसेज ना पाकर सुरभि का दिल मानो टूट सा गया। वो अपनी भरी हुई आंखों को बंद करती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पूरी रात बीत गई। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। फिर भी आपने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा, या फिर शायद आप यही चाहते थे कि मैं आपकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं। सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, वैसे भी आपको भरोसा नहीं है कि ये बच्चा आपका है, फिर क्यों फर्क पड़ेगा आपको मेरे वहाँ होने या ना होने से? ठीक है, आपको आपके रास्ते मुबारक हों और मुझे मेरे।
लगभग 1 महीना बीतने वाला था। इस बीच ना तो सुरभि ने विष्णु से बात की और ना ही विष्णु ने सुरभि से बात करने की कोशिश की। दोनों की जिद उन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। सुरभि बस यही सोचती रहती थी कि उसके घर छोड़कर आने से विष्णु को कोई फर्क नहीं पड़ा। विष्णु ने एक बार भी सुरभि को मनाने की कोशिश नहीं की और विष्णु हर वक्त बस यही सोचता रहता था कि सुरभि उसके प्यार की खातिर एक टेस्ट नहीं करवा सकती है। ऊपर से उसे बिना बताए घर छोड़कर चली गई। दोनों की ही अपनी अपनी शिकायतें थीं जो दीवार बनकर उनके रिश्ते के बीच खड़ी हो गई थी। विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला ही रहा था। तभी रवि केबिन के अंदर आता है और विष्णु के सामने खड़े होकर कहता है, नारायण ठक्कर का वो प्रोजेक्ट जो सारी कंपनियां हासिल करने में लगी हुई थी, वो प्रोजेक्ट ठक्कर कंपनी हमारे साथ करना चाहती है। रवि की यह बात सुनते ही विष्णु के हाथ रुक गए। वो असमंजस भरी निगाहों से रवि की तरफ देखकर कहता है, रियली? नारायण ठक्कर हमारे साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? रवि मुस्कुराकर कहता है, जी सर, आज ही उनकी कंपनी की तरफ से हमें मेल आया है कि वो प्रोजेक्ट वो हमारी कंपनी के साथ करना चाहते हैं। विष्णु मुस्कुरा देता है और कहता है, दैट्स ग्रेट रवि, पिछले कुछ दिनों से मैं काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाया था और हमें कई सारे लॉस हो गए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट नारायण ठक्कर हमारे साथ करते हैं तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और हमारी कंपनी फिर से टॉप पर आ जाएगी। बस हमें किसी तरह इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना होगा। रवि मुस्कुराकर कहता है, राइट सर, मिस्टर नारायण ठक्कर कल हमारे ऑफिस आकर हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं। विष्णु कहता है, सारी तैयारियां देख लो रवि, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विष्णु का ऑर्डर मानते हुए रवि वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुरभि आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद को हर एंगल से आईने में देख रही थी और टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही थी। तभी उमा जी अपने हाथ में दूध का गिलास लिए हुए कमरे में आती हैं और सुरभि की तरफ देखते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ तू क्या देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी नहीं दिखेगा। सुरभि मुंह बनाते हुए कहती है, माँ, बच्चा पेट में आता है तो पेट बढ़ने लगता है, फिर मेरा पेट तो उतना का उतना ही है। ऐसा क्यों? उमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, उसके लिए तुझे कुछ महीने और इंतजार करना होगा। 5 महीने बीत जाने पर तुझे अपने पेट का बढ़ा हुआ आकार भी फील होगा और अपने बच्चे की हरकतें भी। यह सुनकर सुरभि मुस्कुरा देती है और कहती है, माँ, जब मैं आपके पेट में थी तो आपको कैसा महसूस होता था? आप भी इतनी एक्साइटेड थी जितनी कि मैं हूँ इस बेबी के लिए। उमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, हर नई माँ का यही हाल होता है जो तेरा है। जब कोई लड़की पहली बार माँ बनती है तो उसकी खुशी और एहसास ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन उमा जी ने अपने शब्दों को रोक लिया था। लेकिन सुरभि उनकी तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन क्या माँ? आप चुप क्यों हो गई? उमा जी कुछ गंभीर होकर कहती हैं, एक बच्चे को माँ की जितनी ज़रूरत होती है उतनी बाप की भी ज़रूरत होती है बेटा। अगर तेरा दामाद जी से कोई झगड़ा हुआ है तो उसे सुलझा ले। इस बच्चे को तुम दोनों की ज़रूरत है। उमा जी की बात सुनकर सुरभि के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जहाँ अभी तक वो सब कुछ भूलकर बस अपने बच्चे के आने की खुशी में खुश थी, तो अब विष्णु को याद करते ही उसकी आंखें भीग गई थी। तभी शेखर जी की आवाज़ वहाँ गूंजती है। वो कड़क आवाज में कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही हो उमा? मेरी बेटी अगर यहाँ रहना चाहती है तो वो यहीं रहेगी, उसे कोई मजबूर नहीं करेगा। सालों पहले उस इंसान से शादी करके ही मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की थी। वो इंसान किसी भी तरह से मेरी बेटी के लायक नहीं था। उसकी वजह से मेरी बेटी पर हमला हुआ, उसकी याददाश्त गई, उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा और अब वो मेरी बेटी पर ही इल्जाम लगा रहा है। शेखर जी विष्णु के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वो सब ना जाने क्यों सुरभि को बुरा लग रहा था। भले ही वो विष्णु से खफा थी, लेकिन फिर भी विष्णु के खिलाफ कुछ सुनना उसे मंजूर नहीं था। वो शेखर जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, पापा, इतना ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज गुस्सा मत करिए। शेखर जी प्यार से सुरभि के गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छा लड्डू, तू कहती है तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन आप उमा जी दोबारा मेरी लड्डू से ये सब बातें मत कहिएगा। उमा जी यहाँ में अपना सिर हिला देती हैं। शेखर जी सुरभि की ओर देखते हुए कहते हैं, तुझे कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, मैं दुकान से आते वक्त लेकर आऊँगा। पापा, जलेबी खाने का मन है। सुरभि की फरमाइश सुन शेखर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, आते हुए लेकर आऊँगा। अगले दिन विष्णु तैयार होकर काफ़ी जल्दी ऑफिस पहुँच गया था।
वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट के लिए और नारायण ठक्कर से मिलने के लिए। रवि ने सारी तैयारी पूरी कर दी थी। कुछ घंटे बाद नारायण ठक्कर अपने दो सहयोगियों के साथ मीटिंग रूम में आते हैं। विष्णु काफ़ी अच्छे से उनसे मिलता है और उन्हें बैठने के लिए इशारा करता है। काफ़ी लंबी मीटिंग के बाद नारायण ठक्कर मुस्कुराकर कहते हैं, कांग्रेचुलेसन मिस्टर त्रिपाठी, यह प्रोजेक्ट आपकी कंपनी का हुआ। विष्णु के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुश होते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर ठक्कर, थैंक यू सो मच कि आपने प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को सौंपा। मिस्टर नारायण ठक्कर मुस्कुराकर कहते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी डिटेल, सारी प्लानिंग डिस्कस करने के लिए आपको हमारी बेटी रूहानिका ठक्कर से बात करनी होगी। इस प्रोजेक्ट का सारा दामोदरार उसके कंधों पर है। वो इस प्रोजेक्ट की हेड है। विष्णु सहज होते हुए कहता है, जी जरूर, हम कल ही उनसे मीटिंग कर लेते हैं। मिस्टर ठक्कर कहते हैं, कल नहीं आज। मेरी बेटी रूहानिका आज ही आपसे मीटिंग करना चाहती है। वो हमारे साथ ही आने वाली थी, लेकिन उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम था। अब जब हमारे बीच डील हो चुकी है तो रूहानिका का थोड़ी देर में आपको मैसेज आएगा और वो आपको बताएगी कि उसे आपसे कहाँ मिलना है। विष्णु कहता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा उनके मैसेज का। विष्णु की बात सुनकर नारायण ठक्कर और उनके सहयोगी उठकर खड़े होते हैं। विष्णु से हाथ मिलाते हुए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुरभि अपने घर से कुछ दूर पर बने एक गार्डन में खामोश बैठी थी। उसकी नज़र थी अपने सामने खेल रहे पक्षी के एक जोड़े पर, जो एक दूसरे से चोंच लड़ाते हुए अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। उन पक्षियों को देख सुरभि के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई थी। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाती है। वो अपनी और विष्णु की तस्वीरों को देखने लग जाती है। उन खुशी के लम्हों को देखते हुए सुरभि की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने मोबाइल पर विष्णु का नंबर डायल करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे कॉल कर सके। वो हिचकिचाते हुए अपना मोबाइल किनारे रख देती है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। सुरभि का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे उसे यकीन था कि उसने जिस तरह से विष्णु को याद किया, उसकी खबर विष्णु को जरूर हो गई होगी और इसलिए विष्णु ने उसे कॉल किया। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है, मम्मा। ये आवाज़ सुनते ही सुरभि हैरान होते हुए कहती है, अंशु, अंशु कैसी हो आप? मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अंशु का सवाल सुन सुरभि मुस्कुराकर कहती है, मैं भी ठीक हूँ बेटा, और आप तो जानते हो कि मैं यहाँ इलाज के लिए आई हूँ, तो मेरा इलाज भी अच्छा चल रहा है। अंशु कहती है, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मम्मा। पापा ने और अनीसा आंटी ने मुझे सारा सच बता दिया है। आपका सिर्फ फेस मेरी मम्मा की तरह था, पर आप मेरी मम्मा नहीं थी। लेकिन मैं तो आपको मम्मा ही कहूँगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अंशु की बात सुनकर सुरभि की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सुरभि उसकी मासूमियत देख बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, हाँ बेटा, मैं तो आपकी मम्मा की तरह ही हूँ। और आप ये बताओ कि आपके पापा कैसे हैं? अनीसा आंटी, आपके दादी, दादा, बड़ी मम्मा, सब लोग कैसे हैं बच्चा? अंशु कहती है, सब लोग अच्छे हैं मम्मा। पापा और अनीसा आंटी की शादी भी होने वाली है। पापा कह रहे हैं कि अनीसा आंटी मेरी नई मम्मा है। मुझे वो पसंद है, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मुझे प्यार भी करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इतना कर सुरभि शांत हो जाती है तो अंशु कहती है, मम्मा मुझे आपकी याद आए तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? सुरभि कहती है, हाँ बेटा, आप कभी भी मुझे कॉल करो, मैं आपसे बात जरूर करूँगी। अंशु कहती है, ठीक है मम्मा, अभी मैं रखती हूँ, मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। इतना कि अंशु कॉल कट कर देती है और सुरभि एक गहरी सांस लेते हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी सुरभि के कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। सुरभि आंखें खोलती है और मुड़कर देखती है तो अर्नब खड़ा था। अर्नब सुरभि के पास बैठ जाता है और कहता है, दी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सुरभि कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। अर्नब कहता है, आप मुझे कल कह रहे थे ना कि आपको कुछ चाइनीज खाने का मन कर रहा है। चलो अभी मैं फ्री हूँ, हम दोनों चलते हैं। सुरभि कहती है, सच्ची तू मुझे लेकर चलने वाला है? अर्नब कहता है, हाँ, तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? चलो ना, आपको जो भी खाने का मन है खा लेना। सुरभि मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है,
चल मेरे भाई। सुरभि अर्नब के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ विष्णु एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो बार बार अपने हाथ में पहनी ब्रांडेड वॉच की तरफ नजर दौड़ा रहा था। कुछ देर में एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने की टेबल पर आकर बैठ जाती है। उस लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आंखों में काला चश्मा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। देखने में बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। विष्णु उसे देखता है तो उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा है। वो लड़की अपना चश्मा उतारती है और तिरछी मुस्कान लिए कहती है, हाय, आई एम रूहानिका ठक्कर। विष्णु उससे हाथ मिलाता और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ आपको। रूहानिका स्टाइल में कहती है, देखा होगा। वैसे भी मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ लोगों की नज़रें मुझ पर से हटती नहीं है। आफ्टर ऑल ब्यूटी को कौन नहीं देखना चाहता। विष्णु कहता है, ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो राह चलती लड़कियों पर अपनी नजरें डाले। मेरी जिंदगी में अभी तक सिर्फ एक ही लड़की थी और सिर्फ वही रहेगी। विष्णु की बात सुन रोहानिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तभी विष्णु खुद को सहज करते हुए कहता है, हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आए हैं तो बेहतर होगा कि वही करें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रहने दें। रोहानिका के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, ऑफ कोर्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। इतना कर रोहानिका अपने हाथ में लिए बैग से एक टैब निकालती है और उसकी स्क्रीन को विष्णु की तरफ करते हुए उसे कुछ दिखाने लगती है। विष्णु गौर से देखने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।